नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और बोलतंत्र की चुनाव यात्रा मिर्ज़ापुर होते हुए अब सोनभद्र पहुंची है। उत्तर प्रदेश इस समय 2022 के चुनाव में जो जातिगत राजनीति है उसको लेकर के भारी राजनीति शुरू हो गई है। कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स है, कोई सवर्णों की बात कर रहा है। मेरे साथ अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उत्तर प्रदेश में बड़ी दावेदारी के साथ योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। और वाराणसी जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ पर कुछ काम करके भी, कुछ आंदोलन करके भी उस जगह पर भी इन्होंने अच्छी पैठ बनाई है। सवाल ये है कि अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुले स्तर पर योगी आदित्यनाथ को उसकी नीतियों के लिए चुनौती दे रहा है तो ये बात आपको समझनी होगी कि नैतिक मुद्दे क्या हैं और आखिर उसकी वजह क्या है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलतंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा पहला सवाल यही है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लंबे समय से योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देख रहे हैं। किसानों को लेकर के आप बार बार विषय उठा रहे हैं। किसानों पे जो नीतियां बनी हैं उनसे आप कितना नाखुश हैं और क्या इस बार की तैयारियां हैं उनको हराने की? वास्तव में वास्तविकता तो है कि आज तक किसानों के लिए सही नीति न तो किसी सरकार ने बनाया है और वर्तमान तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के प्रति कोई लगता है कि सोच ही नहीं है, बल्कि केवल जिस तरह से घोषणाएं होती हैं, चुनावी घोषणाएं, उस टाइप की केवल घोषणा इनका बार बार होता है कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, हम किसानों को 2000 मात्र दे करके 3 बार 6000 दे करके किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कृषि प्रधान देश में इस तरह की घोषणा करना। और उसको हमारे खास तौर से मीडिया के बंधु भी बड़े प्रेम से प्रसारित करते हैं कि किसान सम्मान निधि। हम तो इस महंगाई के दौर में 6000 रुपया किसी भी व्यक्ति को साल में दिया जाए और कहा जाए कि ये सम्मान निधि है, तो हम तो सम्मान नहीं बल्कि उसको अपमान निधि ही मानते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जो 500 रुपये दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इससे पहले किसी पार्टी ने इसकी शुरुआत भी नहीं की, तो लोगों में ये चर्चा है कि चलो कुछ तो मिला। नहीं, देखिए, किसानों को जो देने वाली बात है वास्तव में उनको सस्ता डीजल, सस्ता खाद बीज, कृषि यंत्र पर जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो उनकी बुनियादी सुविधाएं जैसे सिंचाई से संबंधित जितनी उनकी समस्याएं हैं उसको पहले हमको दूर करना चाहिए। अगर हम सिंचाई के लिए, जैसे सोनभद्र जनपद है, सोनभद्र जनपद में तमाम छोटी छोटी बंधियां हैं और वो बंधियां सूख जाती हैं 4-6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में सूख जाती हैं। लेकिन यहाँ सोन नदी है, अगर सोन नदी से अगर लिफ्ट करके छोटी छोटी तमाम बंधियां हैं, यहाँ जसौली परियोजना है वो बंद पड़ी हुई है, नगवा बांध एकदम सर पर पानी है लेकिन उसके नीचे सिंचाई नहीं हो पाती, इसलिए कि अगर वहाँ लिफ्ट लगा करके अगर नहर की व्यवस्था कर दिया जाए तो एक जसौली परियोजना है बहुत दिनों से डंप पड़ी है, इधर रघुनाथपुर बंधी है, छोटी छोटी बंधियाँ यहाँ हैं, उसको अगर सोन नदी में लिफ्ट लगा करके उसको भरने की व्यवस्था हो जाए तो ये इतनी उर्वर भूमि है, यहाँ की बड़ी उपजाऊ जमीन है, तो निश्चित रूप से हमारा आय दोगुना हो जाएगा। ये राजनीतिक सवाल है कि अनुप्रिया पटेल डॉक्टर सुनीलाल पटेल की बेटी हैं और डॉक्टर सुनीलाल पटेल जीवन भर किसानों की लड़ाई लड़े, किसानों के नेता माने गए। तो ऐसी स्थिति में जब देश का पूरा किसान आज लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है, केंद्र से लाठीचार्ज हो रही है, पीटा जा रहा है, ऐसे में उनका शांत रहना डॉक्टर सुनीलाल पटेल के विचारों का और उनके आंदोलन का अपमान नहीं लगता है? देखिए, एक व्यक्तिगत राजनीति होती है, एक समाज के लिए होती है। तो जो लोग व्यक्तिवादी सोच के हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हित को देखते हुए ही कार्य करते हैं। तो हमें लगता है कि चूंकि किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से हमारे किसान भाई सड़कों पर हैं 7-8 महीने से, 7 महीने हो गए, 400-500-600 किसान हमारे शहीद हो गए। ऐसी परिस्थिति में इनको लगता है कि अगर किसानों पर जरा सा भी अगर हम बोलेंगे तो वर्तमान केंद्र की सरकार जो है हमसे नाराज़ हो जाएगी। और जो व्यक्तिगत राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने किसी भी ऐसे आका से वो किसी भी प्रकार का आक्रोश या ये मोल नहीं लेना चाहते कि अगर वो, आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब क्या उस पार्टी में वो गुलाम की हैसियत में? निश्चित रूप से इसको दूसरे प्रकार से हम गुलामी की श्रेणी में ही मानेंगे, चूँकि गुलाम व्यक्ति कभी सही बात को नहीं उठा सकता, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई जो है यही है कि अगर हम जैसे लोग जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल के पद चिन्हों पर हमेशा सदैव चले हैं और चलने वाले हैं, अगर हमारे जैसा आदमी अगर पावर में आवे
तो निश्चित रूप से कि ये जो कृषि अनुसंधान है, कृषि प्रधान देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ प्रदेश हैं हमारे पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है। उसमें दैनिक जागरण में वो प्रकाशित भी हुआ था खबर कि उसमें अगर हम 14 किलो चावल से 1 किलो हम प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं और उसमें जो स्टार्च की मात्रा होता है उससे 1 लीटर जो है शुगर सिरप बना सकते हैं। प्रोटीन पाउडर निश्चित रूप से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको अगर बेचा जाए और दवा से संबंधित कंपनियों को अगर शुगर सिरप बेचा जाए, जो तमाम दवाओं में काम आता है सिरप वगैरह बनाने में, अगर दिया जाए तो 1500 से लेकर 3000 उसकी कीमत हमको मिलेगी। अगर ऐसा हो जाता तो निश्चित रूप से जहां हमको 14 केजी चावल का मात्र 250-300 रुपये मिलता है, वहां पर हमको कम से कम 1500 भी मिल जाए तब भी हमारी आमदनी कई गुनी 10 गुनी बढ़ जाएगी। ये वाजिब सवाल है। एक सवाल और, क्योंकि इस संदर्भ में लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को पार्टी से निकाला क्यों गया था। ये बड़ा सवाल कार्यकर्ता भी कई बार पूछते हैं, कई बार आम पब्लिक डोमेन में भी जाता है। वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक बेटी को पार्टी से क्यों निकाला गया, ऐसी क्या स्थितियां बन गई। देखिए, अपना दल में 2 तरह के लोग थे। जब अपना दल एक था तो इसमें 2 तरह के लोग हर जगह होते हैं। एक जो होते हैं हम लोग जो जैसे लोग जो 25-30 साल से हम लोग जब से दल बना है उससे पहले से हम लोग लगे हैं, तो हमारे जैसे जो अपना दल में लोग हैं वो डॉक्टर साहब के नीतियों सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और उनको नीतियों और सिद्धांतों से मतलब है। और कुछ ऐसे लोग जो बीच में आए, वो मिशन को पूरी तरह नहीं समझ पाए, वो लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों को भुनाने की कोशिश किए और वो देखे कि यहाँ रह करके हम ऐसा नहीं कर सकते और भुनाने में जो है डॉक्टर साहब के सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके ऐसे जगह चले गए जहाँ पर जिस सरकार के द्वारा 1999 में वहाँ पीडी टंडन पार्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उस शासन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। तमाम हमारे कार्यकर्ता जो है उनके हाथ पैर टूट गए। डॉक्टर साहब का 14 जगह से फ्रैक्चर हुआ था। ऐसे लोगों के साथ जा करके ठीक है, हम लोग अगर होते, एक बार हम लोग भी तालमेल किए थे भारतीय जनता पार्टी से 2007 में। चूँकि हम लोग छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग छापा मार युद्ध में माहिर हैं, तो हम लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी से इसलिए तालमेल किए थे उस समय कि हम इनके कमज़ोर नसों को जान जाएं, कमज़ोर पॉइंट क्या है इनके अंदर उसको हम जानने की कोशिश किए। पूरी तरह से न जान पाए हम लोग। फिर उसके बाद माता जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 में तालमेल इसीलिए किए थे कि कुछ चीज़ें जो है अपने विरोधी से सीखना चाहिए कि वो कैसे हमको समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, हमारे मूवमेंट को कैसे फ्लॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग गए और काफ़ी कुछ हम लोग सीखे हैं। और अब हम लोग से भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब हम लोग का आपस में तालमेल हुआ तो उनके लोग हम लोग से घबराते थे। जिस मंच पर हम लोग बोलते थे तो उन लोगों को लगता था कि ये सब तो पूरा हमारा जो है जो मिशन है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इन लोगों के रहते। तो उन्होंने इस पार्टी को वही फूट डालो और राज करो तोड़ने के लिए जो ब्लड रिलेशन में हमारे थी अनुप्रिया जी, उनको जो है अलग किया गया और उनको तमाम लुभावने वादे किए गए और जिससे वो प्रेरित होकर के आज अलग दल बना करके चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या हुई या दुर्घटना में मौत हुई, इस पर अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया। अनुप्रिया जी रही हों या पार्टी के तमाम और लोग, लंबे समय तक सीबीआई जांच की मांग भी की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद अपना दल जिसकी स्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी, वो दल तो इस बात को उठा रहा है। अनुप्रिया जी खामोश है। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बेटी अपने पिता की हत्या के लिए भी न्यायिक जांच की मांग नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या बंधन है भारतीय? देखिए, अनुप्रिया जी के हम लोग बहुत करीब रहे हैं। जब दल में थी तो उस समय तो कहती थी कि जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे हम जो है सीबीआई जांच की मांग करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या है, ये पर्सनल मैटर है उनका। अब कभी उसके बाद इस विषय में एक भी शब्द, जबकि कहते हैं कि हम समाज की पिछड़ों की लड़ाई तमाम बात हम उठाते हैं, जबकि पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा जो है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल हुए। अगर उनकी सड़क दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल में एकदम
स्वस्थ रहते हुए अगर एकाएक अगर उनकी मौत हुई है तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच का विषय था, क्योंकि इतने बड़े लीडर कि इस ढंग से मृत्यु। नहीं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये, क्योंकि एक मसीहा का चला जाना और ऐसे, ये तो बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे कुछ ठोस, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ से जब ये दल मांग उठा रहा है, ये खबर उन तक पहुंच रही है, तो फिर भी मतलब ऐसा क्या दबाव है कि वो ये मांग नहीं उठा पा रही हैं? 23 अगस्त को उनकी खामोशी रहती है। कल्याण सिंह पर एक बेहतरीन कमेंट करती हैं, वो मेरे मार्गदर्शक थे, और उसी कल्याण सिंह की सरकार में उनके पिताजी पर लाठियां चली थीं, तो पिताजी को याद करना भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी हैं, आप लोगों ने करीब से देखा है, तो क्या उनके संबंध डॉक्टर सुनीलाल पटेल से बेहतर नहीं थे, या पार्टी में भी उनके संबंध लोगों से बेहतर नहीं थे? शुरुआती दौर ही ऐसा रहा है या एक अचानक हुआ परिवर्तन? देखिए, अनुप्रिया जी तो बाप का बेटी से संबंध तो अच्छा रहता ही है, लेकिन हमें लगता है कि उनके कुछ निकट संबंधी इस स्थिति में थे जो कि डॉक्टर साहब को कभी पसंद नहीं करते थे। हम लोग भी जब अनुप्रिया जी जब लड़ रही थी, अपना दल में थी, चुनाव प्रचार में थे, तो उनके निकट संबंधियों में से कुछ लोग डॉक्टर साहब के ऊपर इस टाइप की टिप्पणी करते थे कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं किए और वो कुछ नहीं जीत पाए, जब और हम जो है देखिए दल को इतनी अच्छी स्थिति में ले आए। ऐसे ऐसे टिप्पणी होती थी, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं समझते थे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग संदिग्ध हैं, और ऐसे लोग हो सकता है कि वो भी शामिल हो इस षड्यंत्र में, और निश्चित रूप से अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बार बार यही बात करता हूं कि राजनीति में ऐसी क्या वजह हो जाती होंगी कि एक बेटी अपने बाप की हत्या की जांच की मांग नहीं कर पाती है? ये मसला व्यक्तिगत है, लेकिन उसके साथ सामाजिक भी है, क्योंकि डॉक्टर सुनीलाल पटेल उत्तर प्रदेश की 50 से 60% पिछड़ी आबादी के नेता रहे हो। जो आदमी 10 करोड़ से ज़्यादा संख्या की आबादी का नेतृत्व करता हो, उसकी हत्या पर खामोशी कहीं ना कहीं उस पूरी आबादी को परेशान करती है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि बीजेपी की फूट डालो नीति को समझिए। कैसे उत्तर प्रदेश में उसने अपना दल को तोड़ने की कोशिश की, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, बंगाल में ममता बनर्जी के करीबियों को तोड़ा। लेकिन आपको ये समझना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में किसानों के लिए सवाल करिए, रोजगार के लिए सवाल करिए, और अनुप्रिया जी से सवाल पूछिए कि वो पिछड़ों की नेता हो करके भी अपने पिता की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं उठा पाई। तब तक के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सच्ची खबरों की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।